इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया गया, उसने सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात को नहीं बल्कि भारत और इंडोनेशिया के दशकों पुराने मजबूत रिश्तों का भी संदेश दिया है। तो इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इंडोनेशिया ने बिटांग आदिपूर्णा दिया। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया के लिए असाधारण योगदान दिया हो। रेड कार्पेट स्वागत से लेकर इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने तक हर तस्वीर इस बात की गवाही देती रही है कि दोनों देशों के बीच भरोसा अटूट और गहरा रहा है। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी अहमियत सिर्फ सम्मान या फिर स्वागत तक सीमित नहीं है। असली महत्व उन रणनीतिक फैसलों का है जो भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को नई दिशा देने वाले हैं। दोनों देशों के बीच करीब 1 दर्जन समझौते पर सहमति बनी है। इसमें रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन, तकनीकी खाद्य सुरक्षा, दवाइयों और डिजिटल सहयोग जैसे कई अहम क्षेत्र शामिल हैं। तो रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा फैसला ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को लेकर हुआ है। इंडोनेशिया ने भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रणाली के नए सिस्टम लेने पर सहमति जताई है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहतर प्रदर्शन के बाद भारत की स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र खरीदने का भी फैसला किया गया है। यह भारत के रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात की बढ़ती क्षमता का संकेत है। पीएम मोदी के इस दौरे की एक और बड़ी कामयाबी है सबांग पोर्ट के विकास को लेकर बनी सहमति। मलक्का स्ट्रेट के एंट्री पॉइंट पर मौजूद इस गहरे पानी के बंदरगाह को दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री सी रूट में से एक माना जाता है। भारत और इंडोनेशिया अब उसके ज्वाइंट डेवलपमेंट पर काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट के साथ मिलकर समुद्री संपर्क और लॉजिस्टिक क्षमता को मजबूत कर सकती है। इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को एक रणनीतिक जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा और इसीलिए हम इसे पश्चिम का हॉर्मूज कह रहे हैं, जिसकी गूंज चीन तक सुनाई दे रही है। इन तमाम समझौते और मोदी के स्वागत की तस्वीरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जरा समझ लीजिए कि क्या भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों में जो ये मजबूती दिखाई दे रही है, नजर आ रही है, उसका आधार क्या है। आप जान लीजिए, ये बुनियाद सदियों पुरानी है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको भारत और भारतीय संस्कृति से इंडोनेशिया का नाता बता देते हैं। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन उसके सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है। इंडोनेशिया में 9वीं शताब्दी में बना प्राचीन हिंदू मंदिर है। इसे पंबा यानी प्रम्बानन मंदिर कहा जाता है, जहां पीएम मोदी भी दौरा करने वाले हैं। तो प्रम्बानन मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसके अलावा इंडोनेशिया में आज भी रामलीला का मंचन होता है। इंडोनेशिया के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छप चुकी है। यहाँ भगवान गणेश को ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। इंडोनेशियन एयरलाइन का नाम गरुड़ के नाम पर गरुड़ा इंडोनेशिया है। आप जानते हैं, गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। इंडोनेशिया नौसेना का आदर्श वाक्य संस्कृत भाषा में है और इसके अलावा भी कई ऐसे प्रतीक हैं जिससे भारतीय संस्कृति की छाप साफ तौर पर झलकती है। ये तो सांस्कृतिक जुड़ाव है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भौगोलिक तौर पर भी दोनों देश ज्यादा दूर नहीं हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर का फासला है। अंडमान का द ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया का साबांग द्वीप बेहद करीब हैं। तो राजनीतिक कनेक्शन की बात अगर की जाए तो जान लीजिए कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ही थे। तो राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक हर तरीके से भारत और इंडोनेशिया का पुराना और गहरा नाता रहा है और यही वजह है कि जब पीएम मोदी तीसरी बार इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंचे तो वहीं सरकार मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछा के स्वागत करती दिखी। एक बार फिर दोनों तस्वीरों को हम आपको दिखाते हैं और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री का वेलकम किया गया। एक तरफ जो है कि उनको हवा में भी स्कॉट किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री के प्लेन को, और ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं जो शानदार बॉन्डिंग को दर्शाती हैं। तो इंडोनेशिया की हवाई सीमा में दाखिल होते ही मेजबान देश के फाइटर जेट ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। इसे खुद पीएम मोदी की ओर से अपनी सीट पर बैठे निहारते देखा गया, जिसमें मोदी के विमान के बाईं ओर 2 इंडोनेशियाई फाइटर जेट दिखाई दे रहे हैं। जब पीएम मोदी का विमान जमीन पर उतरा तो उनके लिए रेड कार्पेट बिछी थी और स्वागत के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर खुद यहाँ के राष्ट्रपति दरअसल प्रबोवो सुबियांतो पहुंच गए थे। फिर दोनों नेताओं ने एक दूसरे का वेलकम किया और गले मिले। ये तस्वीरें आपके सामने। इसके बाद पीएम मोदी ने जब अपना संबोधन दिया तो इस गर्मजोशी भरे स्वागत और दोनों देशों के गहरे रिश्ते का जिक्र करना भी प्रधानमंत्री नहीं भूले।
साथियों, आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। तो तस्वीरों के बाद अब बात उन समझौते की जिसने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इसमें सबसे अहम है ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों की खरीद का समझौता। पीएम मोदी के इस दौरे में दोनों देशों ने करीब 1 दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, समुद्री सुरक्षा, सबांग पोर्ट का विकास, क्रिटिकल मिनरल, स्टील और निकल प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी, दवाइयां, यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी है। इनमें सबसे बड़ा रक्षा समझौता रहा ब्रह्मोस मिसाइल पर सहमति। भारत पहले फिलीपींस और वियतनाम के साथ भी ब्रह्मोस समझौते कर चुका है। अब इंडोनेशिया भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है। भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। फायर इन फॉरगेट सिस्टम यानी सिद्धांत पर काम करती है। जमीन, हवा, समंदर तीनों क्षेत्र से लॉन्चिंग हो जाती है। हवा में ही रास्ता बदलने की क्षमता है। दुश्मन के रडार के लिए पकड़ना मुश्किल होता है। ब्रह्मोस की स्पीड मैक 3 मतलब ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा है। 290 से 400 किलोमीटर की मारक क्षमता है और 200 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने की इसकी क्षमता भी है। और अब देखिए समझौते में शामिल दूसरे मिसाइल अस्त्र की खासियत। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये। अस्त्र भारत की पहली स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल है। भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए विकसित की गई है। 110 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन की लड़ाकू विमानों को आसानी से ये नष्ट कर सकती है। अस्त्र मिसाइल की आसमान में रफ्तार 4.5 मैक यानी कि ध्वनि की गति से 4.5 गुना तेज है। सुखोई और तेजस लड़ाकू विमानों में अटैच किया जा चुका है इसको। तो स्वदेशी रक्षा तकनीकी का बड़ा उदाहरण है जिसे DRDO ने तैयार किया है। ग्लोबल डिमांड के बाद अब DRDO इसके एडवांस वर्जन पर काम कर रही है, जैसे आस्ट्रा MK2 जिसकी रेंज 200 किलोमीटर रह सकती है, और उसके बाद अस्त्र MK3 जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक या उसके आसपास काम कर रहा है। इस पर DRDO समझौते को निगाह में रखते हुए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही विजिट अहम रही है। कई प्रकार के रक्षा के बारे में बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि इंडोनेशिया हिंदुस्तान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खरीद रहा है। इसके साथ साथ ये पहला देश है साउथ ईस्ट एशिया में या दुनिया भर में जो अपनी एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान की खुद की बनाई हुई एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा वो भी खरीद रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और इस दौरे के सबसे रणनीतिक समझौते की बात करते हैं जो मिसाइल पावर से भी ज़्यादा असरदार माना जा रहा, और वो है इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट। भारत और इंडोनेशिया इस गहरे पानी के बंदरगाह का संयुक्त विकास करेंगे। ये गहरे पानी का बंदरगाह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी हिस्से में मौजूद है और मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है। हर साल दुनिया के समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। भारत का पूर्वी एशिया के साथ व्यापार भी काफ़ी हद तक इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर है और चीन का भी। मलक्का स्ट्रेट से दुनिया का करीब 25% व्यापार होता है, हॉर्मुज स्ट्रेट से भी ज़्यादा। इसमें तेल, चीनी सामान, कोयला और पाम ऑयल अहम है। चीन के लिए मलक्का उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। चीन के कुल समुद्री व्यापार का करीब 60% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। चीन अपने कुल कच्चे तेल के आयात का करीब 80% हिस्सा इसी सक्रिय मार्ग से मंगाता है, जबकि सबांग पोर्ट भारत के ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से बस 160 किलोमीटर दूर है। सबांग पोर्ट सभी तरीके के युद्धपोतों और पनडुब्बियों के संचालन में सक्षम है। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री पहुंच और रणनीतिक मौजूदगी को बड़ा फायदा मिलेगा। इस कदम के साथ भारत और इंडोनेशिया हिंद महासागर में चीन का सारा गेम प्लान बदल सकते हैं।
तो भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में पीएम मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान सबांग पोर्ट और समुद्री सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इस पर अब फाइनल मुहर लग गई है। कह सकते हैं कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर हिंद प्रशांत में अपना हॉर्मूज बनाएंगे। ये हॉर्मूज स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एंट्री पॉइंट पर होगा, जिसकी गूंज चीन तक सुनाई दे सकती है। लेकिन भारत ने अपना मकसद साफ कर दिया है, जो विस्तारवादी नीति के खिलाफ है। दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है। और इसलिए हम भारत में कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। तो इंडोनेशिया के दौरे पर पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे का भी जिक्र किया और इस पर साथ देने के लिए इंडोनेशिया का शुक्रिया भी अदा किया है। आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को लेकर भी बड़े फैसले हुए। भारत इंडोनेशिया में निकेल, स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन में निवेश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बैटरी, डिफेंस और हाईटेक उद्योगों में इन खनिजों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जब दुनिया सप्लाई चेन को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने पर जोर दे रही है, यह सहयोग दोनों देशों के लिए आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान दोनों ही देशों ने अनेकों महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कि डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़। इंडोनेशिया का जो निकेल है वो भारत को उसकी जैसी आवश्यकता है, और इंडोनेशिया को भारत जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में भी अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेगा। और जाहिर है कि भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं, दो विश्व के बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। ये संबंध भारत और इंडोनेशिया के साझा मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। तो भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है। दोनों देशों को इतिहास, समुद्री विरासत और संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्य और अब रक्षा साझेदारी भी जोड़ती है। ऐसे समय में जब हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक रणनीति का केंद्र बन चुका है, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए ये समझौते दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने के साथ साथ क्षेत्रीय सहयोग को भी मजबूत करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो इंडोनेशिया के पास अब ब्रह्मोस होगा। भारत के साथ ये समझौता दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाते हैं और आपसी समन्वय को भी एक दूसरे के साथ जोड़ने में और दृढ़ मजबूती के साथ आगे बढ़ते दिखाई देते हैं।